हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक फंगस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंडिडा ऑरिस। अब कैंडिडा ऑरिस के बारे में आज बात क्यों होने वाली है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे केसेस जो हैं इसके देखे गए हैं, डिटेक्ट हुई है टेस्ट्स में ये फंगस जो है। अब देखिए, फंगस इम्यून टू ड्रग्स, यानी अगर इसको दवाइयाँ दी जा रही हैं इसके खिलाफ, इस फंगस के खिलाफ, तो कोई असर नहीं हो रहा है और ये बहुत ही खतरे की बात है पूरी दुनिया के लिए। अब मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। PDF जो है वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। एग्जाम के लिए इसका क्या रिलेवेंस है? मेंस पेपर 2 हेल्थ एंड एजुकेशन, वहाँ पे ये पूछा जाएगा। प्रीलिम स्पेसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव लेवल पे कैंडिडा ऑरिस का नाम आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव लेवल पे क्या चैलेंजेस इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहे हैं, क्यों कोई ड्रग इस पे असर नहीं कर रहा और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि कैंडिडा ऑरिस समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, रिसेंटली न्यूज़ में आपने कैंडिडा ऑरिस को, यहाँ पे स्मॉल ए आएगा, न्यूज़ में देखा, तो वो किस चीज़ को रेफर करता है? ऑप्शन ए, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिफाइड पार्टिकल्स इन आइनोस्फेयर, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज बाय ग्रेविटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज इन आर्टिक रीजन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंजाई। अब देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट भी हैं, ये 2 ऑप्शंस तो वो कैंसिल कर देंगे, 100% पता है। लेकिन यहाँ पे हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोई स्पीशीज़ तो नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो नहीं है। साइंस वालों के लिए ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कैंडिडा जो जीनस है ये फंगस का ही है, फंजाई का ही है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो कैंडिडा ऑरिस है ये एक ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है, यानी इस पे कोई ड्रग रेजिस्टेंट उसको बोलते हैं जो ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंट हो, यानी सुपर बग भी इसको बोला जाता है। सुपर बग की तरह ये बिहेव कर रहा है, कोई दवाई इस पे असर नहीं कर रही। काफ़ी लोग इससे बीमार हो चुके हैं US में, इनफैक्ट इंडिया में भी इसको देखा गया है इसके केसेस, और पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में एक ही समय में ये जो ब्रेकआउट है वो देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर फंजाई का, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक थ्रेट की बात हो सकती है। अब यहाँ पे हम कैंडिडा ऑरिस की बात करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले एक मिस्टीरियस डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है। ये तो आप जान लें कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, और दैट इज़ अमंग अ ग्रोइंग नंबर ऑफ जर्म्स दैट हैव इवॉल्व डिफेंसेस। इवॉल्व होना, देखिए, समय के साथ ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं, वैसे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं समय के साथ इनमें काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं, स्लो चेंजेस आती हैं, जिसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं, राइट। अब ये जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये बहुत जल्दी इवॉल्व होते हैं, और इस कैंडिडा ऑरिस की ये खासियत है कि ये इस तरीके से इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है कि कोई भी दवाई इसके खिलाफ काम नहीं कर रही। इसने इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप कर लिए हैं कि जो नॉर्मल मेडिसिन हम फंगस के अगेंस्ट देते हैं वो इस पे असर नहीं कर रही। अब ये जो फंगस है, जब ये ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो ये डेंजरस इन्फेक्शंस जो है वो करती है ह्यूमंस में, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग, जिससे जान भी जा सकती है, लाइफ जो है वो उसको भी थ्रेटन करती है। देखिए, कैंडिडा ऑरिस सबसे ज़्यादा जो इसका शिकार है वो कौन लोग हो रहे हैं? जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। इम्यून सिस्टम बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो खुद का डिफेंस सिस्टम है कि बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे लड़ना है। जैसे एक देश होता है, उसकी आर्मी होती है जो बाहर दुश्मनों के खिलाफ उसको प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह से हमारी बॉडी में भी हमारी आर्मी है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। बाहर से जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया, फंजाई, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके खिलाफ ये लड़ती है। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है उनमें ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रही है। और ये जो कैंडिडा ऑरिस का इन्फेक्शन है, इसको पहली बार एक पेशेंट थी जापान में, उनमें आइडेंटिफाई किया गया था 2009 में। अब देखिए, यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसा इसके बारे में स्पेशल क्या है जो इसको इतना डेंजरस बनाता है। देखिए, सबसे पहली बात, ये बहुत सीरियस इन्फेक्शंस जो है वो कॉज करती है। अगर ब्लड स्ट्रीम में चली जाए तो इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा खतरा प्रोन इसको कौन लोग हैं?
हॉस्पिटल में या फिर नर्सिंग होम जो पेशेंट्स हैं जिनमें सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इसका शिकार बहुत, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है इन्फेक्शन जो है। फंगस वैसे भी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद इसका सबसे दूसरा बड़ा खतरा है कि इस पर कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही। जो नॉर्मल एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं उन सब से ये रेजिस्टेंट है। उसके बाद ये बहुत कॉमन होती जा रही है, कॉमन यहाँ पे इट इज़ कॉमन, बहुत कॉमन यानी बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। वैसे तो ये जो ऑरिस है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको 2009 में डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद ये बहुत जल्दी फैली है और इस तरह की इन्फेक्शंस क्रिएट कर रही है, वो भी एक साथ बहुत सारे देशों में। और नेक्स्ट बात है कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। देखिए, जब भी कोई स्ट्रेन हमें किसी फंजाई का पता कराना है या किसी को कोई इन्फेक्शन हुई है, क्या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या वो फंगल इन्फेक्शन है, किस तरह की इन्फेक्शन है, उसको पहले टेस्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे कैंडिडा ऑरिस के केस में क्या होता है कि इसको मिस आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, कि इसको लोगों को जो टेक्नीशियंस हैं उनको पता नहीं चलता ये कैंडिडा ऑरिस है, इसको कोई और फंजाई जो है वो मान लिया जाता है। फिर डॉक्टर्स उस हिसाब से दवाई देने लगते हैं जो कि पेशेंट के लिए खतरा जिससे हो सकता है। जब तक कि स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑरिस को जो ये कैंडिडा ऑरिस है इसको आइडेंटिफाई ना किया जाए, तब तक ये केस जो है बिगड़ जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि इसकी मिस आइडेंटिफिकेशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को उसकी वजह से रॉन्ग ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर्स दे देते हैं टेस्ट पे रिलाई करके। अब देखिए, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स में ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसके आउटब्रेक्स जो हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी देखे जा रहे हैं कि जब कोई इफ़ेक्टेड पेशेंट के साथ टच में आता है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है, या फिर कंटामिनेटेड सरफेसेस जो हैं वहाँ पे कोई या किसी इक्विपमेंट पे ये फंजाई है, तो उससे ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम से भी ज़्यादा फैल रहा है। अब नेक्स्ट है कि क्या चीज़ इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये इतनी जल्दी इवॉल्व कैसे हो गई कि इस पर कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही है। देखिए, हमेशा हमें घरों में जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, यूजुअली पहले देखिए हमारे घर में क्या होता है कि अगर हम कभी भी बीमार हो जाते हैं तो हम खुद ही कोई पैरासीटामोल ले लेंगे, पेन हो रही है तो एस्पिरिन डिस्प्रिन कोई भी मेडिसिन उठा के खा लेंगे। तो डॉक्टर्स हमेशा, या फिर जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो हमेशा हमें बोलते हैं कि बिना, वैसे बीमार भी होंगे एंटीबायोटिक्स भी खा लेंगे, तो वो हमेशा मना करते हैं कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर से सलाह लिए बिना एंटीबायोटिक्स मत खाइए, क्योंकि इस तरह के एंटीबायोटिक्स हम जब खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी पे जो ड्रग्स का इफ़ेक्टिवनेस है उसको कम करता है। क्योंकि यूजुअली अगर हम बीमार हो गए या कोई इन्फेक्शन हो गया तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ले लेते हैं कि शायद हम 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसका जो असर हमारी बॉडी पे पड़ता है वो बहुत ख़राब पड़ता है, क्योंकि जो हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो उससे यूज टू हो जाती हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रहे हो तुम, ठीक है, हमें पता चल गया तुम ये मेडिसिन लोगे, हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं कि एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्ट्रॉन्ग डोजेस या फिर सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको अपने घर वालों को भी समझानी चाहिए और खुद पे भी अप्लाई करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद यही चीज़ इस फंजाई के साथ भी हुआ है, ये जो है अब रेजिस्टेंट हो चुकी है और मॉडर्न मेडिसिन के लिए भी एक चैलेंज बन चुकी है। देखिए, अगर हम सिंपल फंजाई को बैक्टीरिया के लिए देखें तो फंजाई वैसे इवॉल्व धीरे धीरे होती है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडा ऑरिस है ये एकदम बैक्टीरिया की तरह बिहेव कर रही है। बहुत जल्दी जो अपना डिफेंस सिस्टम है मेडिसिन्स को सर्वाइव करने के लिए, मेडिसिन्स के खिलाफ लड़ने के लिए, ये बहुत जल्दी उसको इवॉल्व कर रही है। अब कोई भी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इन्फेक्शंस के लिए हम लोगों को देते हैं, वो इस पर असर नहीं कर रही। और यहाँ पे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि शायद जो फंजीसाइड्स हम क्रॉप्स में यूज़ करते हैं वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग रीज़न हो सकता है इस ड्रग रेजिस्टेंट फंजाई के लिए, कि हम इतना फंजीसाइड यूज़ करते हैं कि ये जो फंजाई ह्यूमंस पे आज इफेक्ट कर रही है, फंजीसाइड्स भी उसका एक रीज़न हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि किस तरह के सिम्टम्स कैंडिडा ऑरिस की वजह से लोगों में देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही ऑर्डिनरी सिम्टम्स हैं कि फीवर हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, फटीग हो रहा है। लेकिन जब इंसान इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, कोई अनहेल्दी,
तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो ये घातक भी साबित हो सकती है। अभी तक 2009 की बात करें जब इसको पहली बार देखा, उसके बाद यूएस में 2013 में बहुत सारे केसेस आए, तो अभी तक अराउंड 587 जो लोग हैं इससे बीमार यूएस में हो चुके हैं। 300 से ज़्यादा केसेस तो न्यूयॉर्क से रिपोर्ट किए गए हैं। 144 कंफर्म्ड केसेस हैं शिकागो से, और न्यू जर्सी में भी 104 केसेस जो हैं वो देखे गए हैं। और ये इतनी खतरनाक है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती है, और इसको इरेडिकेट करना, इसको दूर करना इतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि ईजिली फैलती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएगा, या हमारे जख्म जो होते हैं, वुंड्स जिनको बोलते हैं, उन पे ईजिली ये ग्रो कर सकती है। तो देखिए, अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है कि हम इसको कैसे रोकें, इसका जो फैलना है, जो स्प्रेड है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। और स्प्रेड हम कैसे रह सकते हैं कि अगर किसी इंसान में ये फंगस, हमें ये पता चला इसको ये फंगल इन्फेक्शन है, तो हमें उसको एक रूम में आइसोलेशन में रखना पड़ेगा जब तक वो प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो जाता, और स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन जो है वो हमें निभानी पड़ेगी। उसके बाद इंटेंसिव क्लिनिकल केयर भी देनी पड़ेगी। अगर एक बार स्क्रीन हो जाता है तो फिर जो क्लिनिकल केयर रिकमेंडेशंस हैं उनके तौर तरीके से हमको चलना पड़ेगा। और कंट्रोल्ड इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कभी बीमार हो जाएं बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी एंटीबायोटिक मत लीजिए। और अब बात आ गई इंडिया में, क्या इंडिया में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है? तो देखिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है इंडिया में अभी तक इसकी ज़्यादा नहीं देखी गई है, लेकिन 2013 में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के, उन्होंने एक पेपर में इसके बारे में लिखा था कि इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ है, क्लोनल स्ट्रेन टाइप सी कैंडिडा जो है, कैंडिडा ऑरिस जो है, उसका वो देखा गया है इंडिया में हो सकता है। और 2017 में भी काफ़ी इस तरह के पेपर पब्लिश हुए जहाँ पे इस तरह की काफ़ी फंजाई और ऐसी ऑर्गेनिजम्स की बात की गई जिन्होंने दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। और तब भी ये थोड़ा सा डर यहाँ पे बताया गया कि हो सकता है कैंडिडा आउटब्रेक इंडिया में भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे वे फॉरवर्ड में आपसे पूछूंगी, काफ़ी चीज़ें हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, कि रोड अहेड आपको यहाँ पे क्या लगती है, कैसे ठीक हम सुपर बग्स, इनको हम सुपर बग्स बोलेंगे, कि सुपर बग से अगर हमें लड़ना है तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स में ये ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लव्स पहन के जाएं, गाउन्स पहन के जाएं, हाथों को बार बार धोएं। जितना नॉलेज लोगों को प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, उतना हम इसको रोक पाएंगे, राइट। तो इस तरह के आउटब्रेक्स को हम इसी तरीके से टैकल कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो अब इस लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंजाई, ये आपको पता चल चुका होगा। सो ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप मुझे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।